इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिमांड क्या होता है और ट्रेडिंग ऐप से कितने नुकसान पहुंचते हैं लोगों को। ये वीडियो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बना रही हूँ, तो कोई भी इंसान जो है ऑफेंड ना हो। और मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को ऑफेंड करूँ या किसी के लिए कुछ बुरा कहूँ। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बना रही हूँ ताकि लोगों को लॉ के बारे में पता चल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि सादुर रहमान यानी कि टकी भाई के साथ क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई और रिमांड क्या होता है। बहुत से लोगों को रिमांड का भी नहीं पता, तो हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनिंग वाई सादुर रहमान विच इज़ नोन एज टकी भाई वॉज अरेस्टेड एंड प्लेस्ड इन रिमांड। ठीक है, वाई वॉज टकी भाई अरेस्टेड, कि सादुर रहमान को क्यों अरेस्ट किया गया। अरेस्ट इनका हुआ था पहली दफ़ा लाहौर के अंदर। उस वक्त डेट थी अगस्त 17, 2025। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि इनका एक केस लगा हुआ था कोर्ट में, और उसी वक्त विजय के कोर्ट आने के ये मुल्क से बाहर जाने लगे थे। टकी भाई यानी कि सादुर रहमान वॉज अरेस्टेड बाय द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको शॉर्ट में NCCIA कहेंगे। कब अरेस्ट किया गया? जब ये लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद थे। ठीक है, हिज नेम हैड बीन प्लेस्ड ऑन द प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट PNIL। इनका नाम जो है प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया, उस लिस्ट में डाल दिया गया, विच फ्लैग्ड अटेम्प्ट्स टू लीव द कंट्री ड्यूरिंग ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स। और जब इनका नेम यहाँ डाला गया इस लिस्ट में, तो ये भी बताया गया कि ये ऑलरेडी इनका कोर्ट में केस लगा हुआ था और ये कोर्ट केसेस को छोड़ के मुल्क से बाहर भाग रहे थे। तो ऐसा जो है दुनिया न्यूज़ ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। ठीक है, मैं रिसोर्स भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये दुनिया न्यूज़ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, देन फिर क्या हुआ? एलिगेशंस ऑफ प्रमोटिंग इलीगल गैम्बलिंग एप्लीकेशंस। इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने गैम्बलिंग एप्लीकेशन यानी कि जुए वाली एप्लीकेशंस के ऊपर प्रमोशन की। Authorized authorities accused him of endorsing several online gambling and betting applications including Binomo, 1xBet, Bet365 and B9 Game. His popular YouTube allegedly for personal financial gain. और जो अथॉरिटी है उन्होंने ये कहा कि जो ढकी भाई हैं यानी कि साथ जो हैं, इन्होंने ये किया कि इन्होंने अपने YouTube चैनल पे 1xBet के साथ साथ बाइनोमो को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, Bet365 को भी किया और B9 गेम को भी। ये वो गेम्स हैं जो गैम्बलिंग करवाती है। गैम्बलिंग मीन्स कि इसमें लोग जुए वगैरह वाली गेम खेलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की न्यूज़ हमें देखने को मिली। इन्होंने ये हरकत की, इसलिए इनको अरेस्ट किया गया। The apps are claimed to be unregistered in Pakistan and many users reportedly suffered financial losses after investing, while Ducky by alleged profit as a country manager for at least one of these platforms. हुआ क्या कि जैसे ही ठगी भाई ने बिनोमो, 1xBet और इन ऐप्स का जिक्र किया, तो ज़ाहिरी बात है इनकी ऑडियंस ने जब देखा कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उन ऑडियंस ने क्या किया, इन ऐप्स पे अपने पैसे लगा दिए। यानी कि जो डकी बाई को देखने वाले लोग हैं उनमें से किसी न किसी ने तो इस ऐप को डाउनलोड किया और इस पे अपने पैसे लगाए। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने पैसे लगाए तो वो पैसे हार गए। यानी कि जुए में भी यही होता है कि आप पैसे लगाते हो, किस्मत में होता है कि अगर आपको जो अपने पैसे लगाएं या तो डबल होके मिल जाते हैं या कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जुए में यही होता है कि आप 10,000 रुपये लगाते हो ये सोच के कि मुझे रिटर्न में 10,000 भी वापस मिल जाएंगे और उस बंदे से मुझे मज़ीद एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाएगा, जिससे मुझे बैठे बिठाए 5-6 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही होता है जुए में। तो यही चीज़ हुई कि उन लोगों ने इन ऐप्स पे अपने पैसे लगाए और वो सारे के सारे पैसे उनके ख़त्म हो गए, यानी कि उड़ गए इन ऐप्स में। गैम्बलिंग ऐप्स थे, ठीक है, जुएबाजी वाले ऐप्स से। इसलिए यहाँ पे उन्होंने पैसे लगाए आम लोगों ने, और वो पैसे भी जाके वापस आने के, डबल होके आने के, वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो गए, गायब हो गए। सही है, तो ये हुआ था इनके साथ। आगे है चार्जेस अंडर साइबर क्राइम एंड पाकिस्तान पैनल कोड। अब इन पे कौन कौन से चार्जेस लगे, कौन कौन से सेक्शंस इन पे लगे, वो हम जानते हैं, क्योंकि बहुत सी ऑडियंस जो है ये कहेगी कि मैम बगैर आप इन्फॉर्मेशन के डाल रही हैं तो आपको तो पता नहीं है। ज़ाहिर बात है, मुझे लॉ का पता है, तो मैं लॉ को यूज़ करके आपको सारा बताऊंगी कि इन पे कौन कौन से जो है सेक्शंस लगे। मैं पर्सनली यहाँ पे जो
सादुर रहमान है उनको टारगेट नहीं करी, यानी कि डक्की भाई को टारगेट नहीं करी। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि इन पर सेक्शंस कौन से लगे, रिमांड क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑन गोइंग वीडियो है, यानी कि आज को सब इस पर बात करें। कोई भी इंसान सेक्शंस को नहीं बता रहा, कोई भी इंसान नहीं बता रहा कि कौन से सेक्शंस यूज़ हुए हैं, क्यों सेक्शंस इस पर ये लगे हैं, किस लिए लगाए गए हैं, क्यों ये चीज़ रोकी जा रही है, यानी कि क्यों सादुर रहमान को जेल में रखा जा रहा है बजाय कि घर वापस भेजने के। तो वो सारा मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ जो कि बाकी लोग कवर नहीं करें, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और मुझे लॉ का अच्छे से पता है, तो मैं लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है। बाकी मेरा सादुर रहमान से यानी कि डक्की भाई से कोई मतलब पर्सनल ना दुश्मनी है ना नथिंग। मेरे लिए वो एक नॉर्मल यूट्यूबर हैं जैसे बाकी हैं, सही है। तो मैं जस्ट ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रही हूँ, ठीक है, ताकि अगर आप के पास नॉलेज आ जाए लॉ का तो ये बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जिसको हम शॉर्ट में FIR कहते हैं, तो FIR में हुआ क्या क्या था वो हम सारा बताते हैं। FIR में ये सारे सेक्शंस यूज़ हुए, सही है। और FIR किसने दायर की? FIR दायर की थी NCCI ने, यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी उसी ने ही FIR की थी डक्की भाई के ऊपर। और उस FIR में ये सारे सेक्शंस मौजूद थे, जिसमें था सेक्शन 13 जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉगरी का जिक्र होता है, उसके अलावा सेक्शन 14 एंड 25 एंड सेक्शन 26। अब इन सारे सेक्शंस के बारे में अब डिटेल से जानते हैं। पहला सेक्शन जो था वो सेक्शन 13 था इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉगरी का। इसमें क्या होता है, if someone uses a computer or electronic system to make fake electronic document or false digital signature or changes real information to cheat other, it is called electronic fraudery. Example इसमें दी हुई है, making a fake online degree, ID card or digital certificate. आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से स्कैमर्स क्या करते हैं, नकली किस्म का ID कार्ड बना देते हैं, ठीक है, या नकली सर्टिफिकेट लोगों को भेज देते हैं, या ऐसी चीज़ें दिखाते हैं अगले को कि अगला बंदा जो है इन पे यकीन कर ले कि ये असल में इनके डॉक्यूमेंट्स है, बट वो हकीकत में नहीं होते, वो झूठे या नकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉगरी में, सही है। इसमें यही बताया गया कि आप कंप्यूटर को यूज़ करके यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करके ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाओ जो फेक हों और किसी को गुमराह करने के लिए आप बनाओ, तो वो जो है एक जुर्म है, इसकी सज़ा मिलती है। और इसके बारे में हमें सेक्शन 13 में बताया गया। देन वी हैव सेक्शन 14, इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, यानी कि आपसे इंटरनेट को यूज़ करके कोई आपसे फ्रॉड कर दे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, समवन ट्रिक्स पीपल थ्रू द इंटरनेट, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज टू स्टील मनी, प्रॉपर्टी और बेनिफिट अनफेयर, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। यानी कि आप से या किसी से भी कोई भी इंसान आपको सोशल मीडिया पे या मोबाइल फ़ोन पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए आपके साथ फ्रॉड करे, जिससे क्या हो कि आपके पैसे चोरी कर ले, वो आपकी प्रॉपर्टी अपने पास रख ले, यानी कि आपसे प्रॉपर्टी धोखे से ले ले अपने फ़ायदे के लिए। और यूज़ क्या कर रहा है, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है या मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहा है या कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, जो कि हमें सेक्शन 14 में मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप फेक ईमेल एड्रेस लोगों को भेजते हो, उससे क्या होता है कि अगले बंदा समझ लेता है कि ओहो मुझे बैंक से ईमेल एड्रेस आई है, तो वो उसी लिंक पे, यानी कि आपको मैं एक तरीका बताती हूँ उसमें क्या होता है, ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। आपको एक ईमेल एड्रेस आती है, उस पर एक लिंक लगा होता है, उस पर लिखा होता है कि आपके पैसे जो है कटने वाले हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें। जैसे ही वो बंदा उस लिंक पे क्लिक करता है, तो जो उसके बैंक में पैसे होते हैं वो सारे के सारे जो है उस लिंक की वजह से उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं जिसने ये ईमेल भेजी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 14 में मौजूद है। अगला है सेक्शन 25, स्पैमिंग। इफ़ अ पर्सन सेज अनवांटेड बुक और हार्मफुल मैसेज। अब यही वो मेन चीज़ है जिसके ऊपर डक्की भाई को यानी कि साद को गिरफ्तार किया गया। बाकी चीज़ों के लिए यानी कि बाकी सेक्शंस तो उन पर लगाए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 25। इसमें स्पैमिंग हुई है क्योंकि सादुर रहमान ने बिल्कुल भी ऐप के बारे में कुछ चीज़ जानी ही नहीं, बग़ैर जाने बग़ैर इन्फॉर्मेशन निकाले कि ये ऐप किस बारे में है, उन्होंने उस ऐप की प्रमोशन कर दी। आपको मैं सादुर रहमान की एक वीडियो भी दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या बातें बोली। भाई क्या डकी भाई बताइएगा कि आप पे झूठा इल्ज़ाम है। जी, मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई जिसकी मैंने तस्दीक की है बगैर, क्योंकि वो टीवी पे इतनी नॉर्मल और कॉमन हो चुकी थी, PSL के मैचेस पे आ रही, तो मैंने उस चीज़ को नहीं देखा कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो मैं उस चीज़ की भी। आपने वीडियो तो देख ली होगी जिससे आपको ये तो समझ आ गई होगी कि स्पैमिंग का केस भी सादुर रहमान पे लगा,
क्योंकि उन्होंने जान पहचान नहीं की कि ये ऐप क्या था, किस बारे में है, इसमें जुएबाजी है कि नहीं, गैमलिंग है कि नहीं। उन्होंने ऐसे ही इसको प्रमोट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको जेल में रहना पड़ रहा है अब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इफ अ पर्सन सेज अनवांटेड, bulk or harmful message, that is like email, SMS or online message without permission, it is called spamming. Example इसमें देख लें, sending hundreds of fake price messages to random people. इसमें देखें क्या होता है कि ये सेक्शन में बताया गया कि आप किसी इंसान को ऐसे बात बताएं जिसके बारे में आपको ख़ुद भी इल्म ना हो, ना ही दूसरे बंदे को इल्म हो। किसी चीज़ की आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी आपको भी इल्म ना हो, ना दूसरे बंदों को, और बल्क में दे रहे हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में हर बंदे को बता रहे हैं। और वो जो मैसेज है जो आप सबको बता रहे हैं वो हार्मफुल हो, जैसे कि जिन बंदों ने भी इस ट्रेडिंग ऐप को या गैमलिंग ऐप को डाउनलोड किया था उनको पता ही नहीं था, तो उन सब ने ऑब्वियसली पैसे लगाए और उन सब के पैसे डूबे। तो यही होता है स्पैमिंग का केस जो कि सेक्शन 25 में मौजूद है। नेक्स्ट चीज़ है सेक्शन 26, spoofing. If someone hides their real identity and pretend to be another person by using fake email, phone number or website, it is spoofing. For example, making a fake website that looks like a real bank's site to steal login details. अब spoofing भी एक चीज़ है और इन पे spoofing का केस भी लगाया गया। अब spoofing में क्या होता है कि आप जो है अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के एक नकली आइडेंटिटी, यानी कि अपनी ज़ात जो आपकी हकीकत में, जैसे मेरा नेम आमना है, मैं अगर फ़ेक नेम बनाऊँगी, जैसे कि शाइस्ता बना देती हूँ अपना नेम और कहती हूँ कि आप मेरे पास आके पैसे इन्वेस्ट करें, जबकि मेरा नेम शाइस्ता नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर एक इंसान फ़ेक नेम बना के कोई भी ईमेल भेजता है किसी को, कोई वेबसाइट बनाता है या कोई नंबर भेज देता है, तो इस चीज़ को स्पॉफिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने फ़ेक इन्फॉर्मेशन भेजी है अपनी, तो ज़ाहिर ही बात है आप इसलिए भेजते हो ना ताकि आप उसके साथ रब्ता ना कर सको और उसको ब्लॉक कर दो और ये वेबसाइट जो आपने बनाई है वो भी बंद कर दो। तो उससे अगले बंदे का बहुत नुकसान हो जाता है, पैसों का भी, और उसने आप ट्रस्ट किया होता है और वो ट्रस्ट करके पैसे भेजता है। तो ये चीज़ होती है स्पॉफिंग में, ठीक है। तो आपने ये सेक्शंस जान लिए कि इन सेक्शन के ऊपर डकी भाई को यानी कि सादुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया। सिर्फ एक सेक्शन इन पे नहीं लगाया गया, इन पे ये सारे सेक्शंस लगाए गए। उसके अलावा पीपीसी यानी कि पाकिस्तान पैनल कोड के कौन से सेक्शन लगे वो भी देखते हैं। इसमें पाकिस्तान पैनल कोड का सेक्शन 294B लगा, जिसका मतलब है ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड। सेक्शन 420 भी लगा, जिसका मतलब है चीटिंग एंड इंड्यूसिंग इन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इन दोनों सेक्शन के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। और ये न्यूज़ मुझे किससे मिली? ये न्यूज़ मुझे एक्सप्रेस ट्राइब्यून से मिली, और जो डॉन न्यूज़ है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी ये न्यूज़ डाली हुई थी और अपने चैनल पे डाली हुई थी, तो वहाँ से मैंने ये न्यूज़ उठाई जिसमें ये सेक्शंस के बारे में मैंने बताया। द इन्वेस्टिगेशन स्टेम्स फ्रॉम June 13 इंक्वायरी ट्रिगर्ड बाय इंफॉर्मेशन रिसीव्ड द सेवरल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वर प्रमोटिंग गैमलिंग। अच्छा, तो इस न्यूज़ के मुताबिक यानी कि ये जो सेक्शन है, ये जब सेक्शन निकाला जा रहा था यानी कि इन पर लगाया जा रहा था, तब डकी भाई को सर्च करते वक्त जो लोग थे जिन्होंने डकी भाई पे केस लगाया और इनको गिरफ़्तार किया, तब जाके उनको पता चला कि सिर्फ डकी भाई यानी कि सादुर रहमान ही सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहे थे गैमलिंग, बल्कि और भी बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं गैमलिंग को, यानी कि और भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी कर रहे हैं इस चीज़ को प्रमोट, जो कि उनको 13 जून को पता चली। सही है। अब हम इस सेक्शंस की डिटेल देख लेते हैं। सेक्शन 249B का मतलब है ऑफरिंग प्राइस इन कनेक्शन विद ट्रेड। इसका मतलब है इफ़ एनीवन ऑफर्स प्राइज, लॉटरी और गिफ्ट टू प्रमोट देयर ट्रेड, बिजनेस और प्रोडक्ट इन अ वे दैट इज गैम्बलिंग और मिसलीडिंग, इट इज़ एन ऑफेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोमोटिंग अ बेटिंग ऐप बाय सेइंग प्ले एंड विन अ बिग कार और कैश प्राइज। अब इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन तब अप्लाई होगा उस इंसान पे जो सोशल मीडिया पे आके, यूट्यूब पे या कहीं पे भी आके कहता है कि इस ऐप को आप प्लीज़ खेलें ताकि आप लोग बड़े बड़े प्राइजेस जीत लें, जैसे कि गाड़ी जीत लें या कोई भी बड़ा प्राइज़ जीत लें, लेकिन आपको पैसे उस पर लगाने पड़े, यानी कि गैम्बलिंग की तरह आपको पैसे लगाने पड़े। तो तब जो है सेक्शन 294 उस पर अप्लाई होगा। सही है। और दूसरा सेक्शन है 420 का, जिसमें है चीटिंग एंड इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इफ़ अ पर्सन चीट समवन एंड बाय लेइंग और ट्रिकिंग makes them give money, property or any benefit, this is cheating under section 420. Example देख लेते हैं। misleading people to invest money in fake schemes or app then taking their money। तो इसमें सेक्शन 420 का मतलब ये है कि आप लोगों को मिसलीड करो, यानी उनको धोखा दो और कहो कि इस ऐप पे आप पैसे इन्वेस्ट करें, जो कि ऐप बहुत फेक होता है, या ऐसी स्कीम्स बताएं कि इस जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट करो, वो फेक हो। जैसे कि हमने शॉपिफाई देखा, तो और भी डिफरेंट इनकी चीज़ें देखी जिसमें लोग बहुत से पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और कईयों को फ़ायदा नहीं भी पहुंचा था। ठीक है। तो यही चीज़ हुई कि डकी बाइक पे ये सेक्शन लगा, और ये दोनों ही लगे थे, बट इस सेक्शन का ज़्यादा रोल अदा होता है।
और इसमें यही बताया गया है कि कोई भी इंसान किसी को अगर फोर्स करे या कहे या ऑफ़र दे कि आप फ़लाँ जगह पैसे इन्वेस्ट कर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन हकीकत में उसको नहीं होता और उस बंदे के सारे इन्वेस्टेड पैसे गायब हो जाते हैं और कोई ले जाता है, तो ये चीज़ होती है सेक्शन 420 में। ठीक है, अब अगला देखते हैं मीनिंग ऑफ रिमांड। ये चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स को भी। तो रिमांड का मतलब है व्हेन द पुलिस अरेस्ट अ पर्सन एंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट येट कंप्लीट, the court can order that person to stay in police custody or judicial custody for fixed time. This order is called remand. इसका मतलब है कि जो पुलिस है, जब वो इन्वेस्टिगेशन करी होती किसी बंदे पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, तो पुलिस क्या करती है, कोर्ट की मदद लेके उसी बंदे को पुलिस कस्टडी में यानी कि पुलिस के हवाले ही रखती है, या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखती है, यानी कि कोर्ट के मुताबिक जो कोर्ट के जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके कंट्रोल में या फिर वो बंदा रहता है, या फिर पुलिस के कंट्रोल में वो बंदा रहता है, तब तक के लिए जब तक कि उस बंदे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन छानबीन मुकम्मल ना हो जाए। इसको रिमांड कहते हैं। रिमांड प्रोसीडिंग कैसे होती हैं? अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ग्रांटेड NCCIA a 2 days फिजिकल रिमांड आफ्टर हिज अरेस्ट, इनिशियली ऑर्डरिंग हिम टू बी प्रेजेंट ऑन August 19 फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब अगस्त 19 में ऑब्वियसली इनके ऊपर रिमांड इन पर लगा, 2 days की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है करवाने को कहा, यानी कि जो कोर्ट है, जो जज साहब है, उन्होंने NCCIA जिन्होंने FIR डलवाई थी सादुर रहमान के ख़िलाफ़, डक्की भाई के ख़िलाफ़, तो इन्हीं को ही कहा गया है कि हम आपको 2 दिन और देते हैं, रिमांड में डक्की भाई को रखा जाएगा और आपको यानी कि इस अथॉरिटी को 2 दिन देते हैं ताकि आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो भी सबूत और निकालने आप निकाल सकें। द रिमांड हैज़ सिंस बिन एक्सटेंडेड मल्टीपल टाइम्स, और इसका मतलब यह है कि रिमांड इनको एक दफ़ा नहीं दी गई बल्कि कई दफ़ा दी चुकी, यानी कि जो अथॉरिटी है जिन्होंने FIR करवाया, इसने एक दफ़ा रिमांड नहीं मांगी बल्कि कोर्ट ने इनको 3 दफ़ा तो अब तक रिमांड दे चुके हैं। थ्रू अर्ली September including an extension till September 3 then September 5 to allow forensic analysis of seized electronic devices and deeper inquiry। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें किसने दी थी? डॉन न्यूज़ ने दी है, द एक्सप्रेस ट्राइब्यून ने दी है, उसके अलावा एक ये वेबसाइट का लिंक है। इधर से जाके मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि सितंबर का मंथ जब स्टार्ट हुआ तो September 3 यानी कि कल भी रिमांड की एक्सटेंशन के बारे में बताया गया और कहा गया है कि डक्की भाई को 5 सितंबर यानी कि कल दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि 3 तारीख को रिमांड दिया गया, 2 दिन का रिमांड दिया गया, और इसका मतलब ये है कि 5 तारीख को अब डक्की भाई को दोबारा कोर्ट आना है, यानी कि कल। तो ये बात हमें पता चली आज। ठीक है, द मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट यानी कि डेटेड 3 September 2025 shows that the court allowed another 2 days physical remand directly that the NCCA present him again और September 5। जो मैंने बात यहाँ बताई है ना आपको, वही बात दोबारा यहाँ लिखी गई है कि 3 सितंबर यानी कि कल हमें ये न्यूज़ मिली डॉन से और इन जगहों से कि डक्की भाई को दोबारा 5 सितंबर यानी कि कल को कोर्ट आना पड़ेगा। सही है। अरेस्ट सो फार यानी कि किन किन लोगों को मज़ीद अरेस्ट किया जाएगा इसमें, इसी चार्ज के ऊपर, यानी कि मुदस्सिर हुसैन, ठीक है, इनको इसी सेम केस के ऊपर पहले भी अरेस्ट किया गया था। इसमें लिखा है अरेस्ट इन लाहौर September 4 यानी कि आज की डेट में मुदस्सिर हुसैन को भी अरेस्ट किया गया ऑन चार्जेस सिमिलर टू डक्की बाय इन्वॉल्विंग प्रमोशन ऑफ इलीगल बैटिंग ऐप एज पार्ट ऑफ multi-million रुपीज़ रैकेट। तो जो डेली पाकिस्तान इंग्लिश न्यूज़ है, ठीक है, और न्यूज़ गुरु जो है, ये 2 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मुझे पता चला कि मुदस्सिर हुसैन को भी इसी सेम इशू की वजह से जो है अरेस्ट किया गया और आज की डेट पे ही अरेस्ट किया गया। ठीक है, आगे लिखा है अदर इन्फ्लुएंसर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि बहुत से दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ऊपर यही बात चल रही है कि इन्होंने भी गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट किया। वो उनमें से एक तो ये हैं इकरा कंवल हैं, ठीक है, दूसरे हैं मोहम्मद अनस। इन लोगों के बारे में बहुत बातचीत चल रही है कि इन्होंने भी बेटिंग ऐप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। उसके अलावा और भी लोगों को जो है टारगेट किया गया, जिसमें रजब भट्ट भी हैं, जन्नत मिर्ज़ा भी है, और साथ में मथीरा भी हैं, नादिर अली भी हैं, एमन जमन भी है, वर्दा मलिक भी है, जवेरिया औरंगजेब एंड फरियाल फेरी, और भी 2-3 और लोग थे, बट मैंने जो मोस्ट रिकग्नाइज्ड है उनका नेम इसमें डाला। और ये न्यूज़ मुझे पाकिस्तान ऑब्जर्वर, बोल्ड न्यूज़, सोशल डायरी मैगज़ीन से मिली। ठीक है, कि ये जो लोग जिनकी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हैं इनको भी टारगेट किया जा रहा है कि इन्होंने भी प्रमोट किया। अब आता है हाई रिस्क ट्रेडिंग ऐप, यानी कि जो ट्रेडिंग ऐप लोग यूज़ कर रहे हैं उनका क्या रिस्क उनको मिलता है, क्या नुकसान मिलता है। एग्जांपल दी गई है कि बायनोमो ऐप, 1xBet, पी गेम, ये सारे जो ऐप्स जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये ट्रेडिंग ऐप्स हैं। ठीक है, और इनको हराम कहा जाता है। क्यों? दे आर नॉट रियल बिजनेसेस,
ओनली बेटिंग और प्राइज मूवमेंट गैमलिंग। यहाँ पे इसलिए इनको हराम कहा जाता है क्योंकि ये बिजनेसेस नहीं होते। बिजनेसेस का मतलब है जैसे कि मैं एक बिज़नेस चला रही हूँ बुक सेलिंग का, मैं ख़ुद वो नोट्स लिखती हूँ एंड स्टूडेंट्स को सेल आउट करती हूँ जिसमें तस्वीरें लगी होती हैं और आसान वर्ड्स में वो लिखे होते हैं, तो मैं बिज़नेस चला रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई मतलब हराम नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग ऐप्स जिनका यहाँ पे नाम लिखा गया है ये बिजनेसेस नहीं होते, ये गैमलिंग होती है इनमें। यानी कि इसमें आपको जुए की तरह लाइक पैसे लगाने होते हैं, पैसे उड़ाने होते हैं अपने, और उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाएंगे पैसे, बाकी सारे लोगों के पैसे उड़ जाएंगे, जो कि हराम है, ठीक है। गैमलिंग से मना भी किया गया, ठीक है। नो रियल शेयर्स और एसेट आर बॉट। इसमें क्या होता है कि आपको कोई एसेट नहीं मिलता। एसेट मीन्स जैसे कि कंपनीज़ होती हैं वो अपने शेयर्स बेचती हैं, ठीक है। इसमें शेयर वाला भी सीन नहीं होता, इसमें बाकायदा आपके पैसे गैमलिंग की तरह, जुए की तरह उड़ रहे होते हैं। दे आर डिज़ाइंड सो मोस्ट पीपल लूज़ मनी वाइल द कंपनी प्रॉफिट। इससे क्या होता है कि इसको इसलिए डिज़ाइन किया कि बहुत से लोग पैसे उनके डूब जाते हैं, और जो पैसे डूबते हैं वो सारे पैसे किसको जाते हैं, गैमलिंग ऐप वालों को, ठीक है। तो इसका ये नुकसान होता है। दे लुक लाइक ट्रेडिंग बट एक्चुअली इट्स कैसीनो स्टाइल गैसिंग। इन ऐप्स में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट कि हकीकत में वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, कैसीनो की गेम खेल रहे होते हैं। कैसीनो भी एक ऐसी गेम है जिसमें आप पैसे लगाते हो और वो जुए की तरह की एक चीज़ है, सही है। तो ये भी बात यहाँ पे लिखी है कि ट्रेडिंग का नाम दिया गया, बल्कि हकीकत में वो ट्रेडिंग नहीं होती, वो जुए वाली चीज़ होती, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट हैपेंड टुडे इन September 4। आज की डेट में क्या हुआ, सही है। लाहौर कोर्ट हैड एक्सटेंडेड द फिजिकल रिमांड ऑफ डकी बाय 2 more days, pushing his custody to September 5. The extension was granted at the request of the National Cybercrime Investigation Agency, as the investigation, including forensic analysis and potential money laundering inquiries, is still ongoing. लाहौर में आज क्या हुआ कि आज जो डकी भाई हैं यानी कि 7 जो हैं, इनके रिमांड को बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 डेज़ के लिए जो ये हैं ये रहेंगे कोर्ट में, कोर्ट में कह रही हूँ, जेल में रहेंगे, सही है, यानी कि रिमांड में रहेंगे, सही है। इनको कस्टडी में रखा जाएगा और 5 सितंबर को टकी भाई को दोबारा कोर्ट आना पड़ेगा, ये बात यहाँ लिखी है, सही है। और ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी द नेशनल आज इंग्लिश टीवी से। The Nation said that after his first remand ended, Ducky Bai was taken to the court again. The court gave police 2 more days so they can finish their investigation. तो यहाँ पे एंड में ये लिखा है कि पुलिस को 2 more days दिए गए हैं, यानी कि 5 तारीख कल दोबारा जब डकी बाई आएंगे तब दोबारा इनका केस डिस्कस किया जाएगा, और जो भी इन्वेस्टिगेशन आज और कल की जाएगी डकी बाई से वो September 5 में जो है कोर्ट पूछेगी इस अथॉरिटी से जिन्होंने डकी बाई को रिमांड किया, जेल में रखा, उनसे पूछेगी कि आपको क्या और सबूत मिले इनके खिलाफ, ठीक है। कल पूछा जाएगा इनसे। आज इंग्लिश टीवी कहता है सेट दैट इन्वेस्टिगेटर्स आर आल्सो चेकिंग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, मेकिंग वेदर मनी वाज सेंट अब्रॉड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। जो आज टीवी है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन वाली अथॉरिटी है वो डकी बाई से ये पूछेगी, साथ से ये पूछेगी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि जो रियल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि कहाँ से आप पैसे कमा के लाते हैं, क्या वो पैसा हराम से कमाया है, कहाँ से कमाया है, तो ये सारी चीज़ें जानी जाती है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। मतलब कि आपने पैसे कहाँ से कमाए, ड्रग बेचे हैं, करप्शन किया है कि क्या किया है, तो वो होता है मनी लॉन्ड्रिंग, सही है। तो ये चीज़ हमें इस न्यूज़ ने बताई। क्रिस्टल पाकिस्तान सेड दैट द कोर्ट गेव मोर टाइम सो द NCCIA कैन चेक mobile, laptop data, bank records and complete their finding before the next hearing on September 5. क्रिस्टल पाकिस्तान की वेबसाइट पे ये बताया गया कि जो NCCIA है इन्होंने क्या करना है, डकी बाई के मोबाइल, उनके लैपटॉप का डाटा, बैंक के रिकॉर्ड्स और भी जितनी मालूमात है वो सारी करेंगे, क्योंकि 5 सितंबर को कल इनसे पूछा जाएगा, इस अथॉरिटी से पूछा जाएगा कि आपने जितनी भी चीज़ें इनकी चेक की कि आपको कोई और सबूत मिले हैं नहीं मिले, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। दुनिया न्यूज़ क्या कहती है, said this is now the 5th time his remand was extended, which shows the case is very complicated। जो दुनिया न्यूज़ है वो कहता है कि 5th दफ़ा यानी कि 5वीं दफ़ा डकी बाई को यानी कि 7 को रिमांड में रखा जा रहा है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि मुश्किल है, पेचीदा है, सही है। एक्सटेंशन ऑफ रिमांड, अब रिमांड की एक्सटेंशन मिलना, एक्सटेंशन मीन्स कि रिमांड का बार बार मिलना, बार बार डकी बाई को पुलिस के पास रखना और पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये चीज़ होती है रिमांड में। इफ़ द पुलिस सेज दे नीड मोर टाइम, forensic report, recovery, checking account, etc., they request the court to extend the remand. The judge
then decide whether to allow more days or not. If allowed, the accused remain in custody for extended period. जब extension of remand मिलती है उसमें क्या होता है कि उस बंदे को जिसको रिमांड दी जा रही है वो कस्टडी में यानी कि पुलिस के पास ही रहेगा ताकि पुलिस उससे छानबीन कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एक्सटेंशन ऑफ रिमांड। इसमें आप एग्जांपल देख लें कि टकी बाई को एक्सटेंशन ऑफ रिमांड दिया गया। ही वाज फर्स्ट अरेस्टेड, जब उनको पहली दफ़ा अरेस्ट किया गया तो उस दिन भी 2 दफ़ा का रिमांड मिला, ठीक, यानी कि 2 दिन के लिए जेल रहे और उनसे पूछताछ की गई। When time finished, police said we still need time to check devices, bank record and etc. जब कोर्ट गए तो जज ने फैसला देने से पहले अथॉरिटी से पूछा क्या आपके पास सबूत पूरा है कि नहीं। तो अथॉरिटी ने कहा हमारे पास सबूत इनके खिलाफ़ पूरा नहीं है, तो हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि हम इनके डिवाइसेस देख सकें, इनके बैंक के रिकॉर्ड्स वगैरह मज़ीद देख सकें। तो उन्होंने फिर मज़ीद 2 दिनों का और रिमांड लिया। तो इसी तरह करते करते टकी बाई को 5 दफ़ा रिमांड में रखा गया, यानी कि 5 दफ़ा इसी तरह रिमांड मिलने की वजह से इनको 5 दफ़ा इसी तरह से सवाल जवाब पूछे गए। कोर्ट गेव एक्सटेंशन ऑफ रिमांड अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई ही स्टिल इन कस्टडी नाउ 5th एक्सटेंशन। इसी वजह से वो आज भी कस्टडी में है, पुलिस के पास मौजूद हैं, उनके जो जेल है उसमें मौजूद हैं वो, और ये इनकी 5वीं रिमांड है, ठीक है, 5वीं एक्सटेंशन है। तो इतना था इस वीडियो में। इसमें आपको लॉ से रिलेटेड काफ़ी मालूमात मिली होगी एंड मैं यही दुआ करती हूँ कि टकी बाई जो हैं जल्द रिहा हों और आने वाले वक्त में दोबारा ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन बगैर पढ़े ना डालें ताकि इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अपने लिए फ़ायदेमंद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।